हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। आज के क्लास में हम देखेंगे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड से 50 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचती है, उसका त्वरण क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक नया पेज ले लेती हूँ। त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है A बराबर डेल V अपॉन डेल T। ये क्या है? ये है त्वरण। और डेल V क्या है? डेल V है वेग में परिवर्तन। यहाँ पे लिख देती हूँ। डेल V क्या है? वेग में परिवर्तन। और वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग और माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग क्या है? अंतिम वेग है v और प्रारंभिक वेग क्या होता है? u। तो क्वेश्चन में अंतिम वेग कितना दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। और डेल टी क्या होता है? डेल टी होता है समय में परिवर्तन। तो हम लोग यहाँ से पहले डेल वी निकाल लेते हैं। डेल वी बराबर हो जाएगा आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर डेल वी कितना हो जाएगा? डेल वी हो जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपका डेल वी निकल गया। उसके बाद डेल टी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? डेल टी दिया हुआ है 10 सेकेंड। अब इस फॉर्मूला में ये त्वरण बराबर डेल वी अपॉन डेल टी, इस फॉर्मूला में मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा त्वरण A बराबर डेल वी कितना है आपका? 30 मीटर और डेल टी कितना है? 10 सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो त्वरण कितना निकल जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण किस में होता है? त्वरण का इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे त्वरण कितना निकल जाएगा? यहाँ पे त्वरण निकल जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक दर्पण की फोकल दूरी f -20 सेंटीमीटर है तो यह किस प्रकार का दर्पण है? ये ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, ऑप्शन डी संयोजक दर्पण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन बी। फोकस दूरी f का मान यदि ऋणात्मक दिया हुआ है तो ऋणात्मक क्या दर्शाता है? ऋणात्मक दर्शाता है कि दर्पण जो है वो अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। एक वस्तु 40 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने रखी है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब दूरी भी ज्ञात करें। तो अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है? अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये होता है आपका अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र, जहाँ पे f क्या है? f है फोकस दूरी। और फोकस दूरी हमेशा अवतल दर्पण के लिए कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और u क्या है? यहाँ पे u है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है?
40 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी दर्पण के सामने है, ये दर्पण के सामने रखा हुआ है, इसीलिए ये भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और भी प्रतिबिंब दूरी, भी क्या है यहाँ पे, प्रतिबिंब दूरी जो ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। फॉर्मूला में मान रखते हैं, यहाँ पे f नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण के लिए f कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, इसीलिए u भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अब मान रखें, तो चलिए मान रखते हैं 1 f का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो 20 आ जाएगा माइनस में, बराबर 1/v प्लस 1 u कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो ये दर्पण के सामने रखी हुई है, तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा -40। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको बाहर निकालते हैं, क्योंकि v ज्ञात करना है, तो पहले v को बाहर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1/v बराबर, इसको जब इधर उठा के ले आएंगे तो ये इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, 1 - 20, ये इधर माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो 40 है ये भी किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे जब माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/40। यहाँ पे माइनस चिन्ह था, और ये जब इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस वाला चिन्ह और ये माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो माइनस है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/20, इस माइनस चिन्ह को यहाँ सामने लिख सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/40, और इधर क्या है, 1/v। ठीक है, 1/v बराबर क्या आया आपका, -1/20 प्लस 1/40। यहाँ तक समझ में आया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो -2/40 प्लस 1/40 ये आ जाएगा। ये सॉल्व करना तो आता है ना सबको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/v बराबर आपका आ जाएगा 1/40। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस में होगा, ये जो माइनस चिन्ह है ये माइनस चिन्ह यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे v का मान क्या आ जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा -40 cm। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, -40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v का मान क्या आया, -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस का चिन्ह यूज़ किए। ये आपको चिन्ह परिपाटी से आपको ये ध्यान रखना है, चिन्ह परिपाटी आपको याद रखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। यदि आपको चिन्ह परिपाटी याद नहीं है तो फिर आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक बल 10 न्यूटन किसी वस्तु पर 2 मीटर दूरी तक लगाया जाता है तो कार्य कितना होगा। तो कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है W बराबर F × D, जहाँ पर W क्या है, W है कार्य, और F क्या है, बल, और D क्या है, दूरी। और कार्य यहाँ पे ज्ञात करना है। बल यहाँ पे दिया हुआ है 10 न्यूटन F, और दूरी यहाँ पे दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक है, और फॉर्मूला में मान रखते हैं W बराबर 10 × 2, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 20। और कार्य किस में होता है, कार्य होता है जूल में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जूल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जूल। ठीक है, सिंपल फार्मूला लगाना है, फार्मूला में आपको मान रखना है, मान रख के सॉल्व करना है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन सी। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर को ए से प्रदर्शित करते हैं। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है जो किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है। और वोल्ट किसकी इकाई होती है? वोल्ट विद्युत विभवांतर की इकाई है जो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को दर्शाता है। और ओम किसकी इकाई है? ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है जो किसी चालक के प्रतिरोध को दर्शाता है। और वाट किसकी इकाई है? वाट शक्ति की इकाई है जो ऊर्जा के प्रवाह की दर को दर्शाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। एक 10 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर धारा बहती है तो ऊष्मा ज्ञात करें यदि समय 5 सेकंड है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम, धारा दिया हुआ है 2 एम्पियर और ऊष्मा ज्ञात करना है और समय भी दिया हुआ है 5 सेकंड। तो इसमें क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला रखना है। फॉर्मूला ऊष्मा बराबर क्या होता है? H बराबर I² RT। ये ऊष्मा का सूत्र है। यहाँ पे H क्या है? ऊष्मा है। I क्या है? धारा है। R क्या है? प्रतिरोध है। और यहाँ पे स्मॉल t लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल t लेंगे। स्मॉल t क्या है? समय है। ठीक है, यहाँ पे H की ज्ञात करना है। I दिया हुआ है 2 एम्पियर और R दिया हुआ है 10 ओम और समय यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा H बराबर I² मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 10 ओम 10 इंटू समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 5। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? H बराबर हो जाएगा आपका 200। और ऊष्मा किस में होता है? ऊष्मा होता है जूल में, तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 200 जूल। ठीक, तो ये समझ में आया। बस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला में मान रखना है और मान रख के सॉल्व करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों के संपीड़न और विरल के रूप में आगे बढ़ती है जिसमें कण तरंग की दिशा में ही कंपन करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होता है? ऑप्शन ए दुगुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 1/6, ऑप्शन डी बराबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6, ऑप्शन सी 1/6। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में चांद पर 1/6 हिस्सा होता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग कितना होता है? 1/6 होता है। इसलिए वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा? 1/6। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? ऑप्शन ए 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 1×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 5×10⁸ मीटर
प्रति सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की गति है जो निर्वात में होती है। ठीक है, निर्वात में कितनी गति होती है? 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। यदि वोल्टेज 220 वोल्ट है और पावर 1100 वाट है तो करंट कितनी होगी? तो हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है V इंटू I। V क्या है? V है वोल्टेज, I क्या है? धारा यानी करंट, और P क्या है? पावर यानी शक्ति। यहाँ पे P का मान दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है, I का मान ज्ञात करना है। ठीक है, P यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 1100 वाट, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। अब इसमें मान रखते हैं 1100 वाट बराबर V कितना है? 220 वोल्ट इंटू I। ये हम लोग को ज्ञात करना है। अब ये 200 वोल्ट जो है ये I के साथ गुणे में है। ठीक है, तो इस 200 वोल्ट को क्या करते हैं? इधर लेके आते हैं। ये इधर गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1100 वाट बटे 220 वोल्ट, और इधर क्या है आपका? I है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 5। I बराबर कितना निकल गया? 5। तो करंट जो होती है वो किस में होती है? एम्पियर में होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ पे आपका बचा 22। जब 22 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 5। तो करंट कितना आ गया आपका? 5 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 5 एम्पियर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। डिस्टिल वाटर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी लवण युक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उदासीन। डिस्टिल वाटर कैसा होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। डिस्टिल वाटर को शुद्ध जल भी कहा जाता है, जिसमें कोई भी अशुद्धियाँ या लवण नहीं होते हैं। इसका पीएच मान लगभग कितना होता है? 7 होता है, और 7 पीएच मान क्या होता है? उदासीन होता है। और अम्लीय पीएच मान की यदि बात करें तो अम्लीय पीएच मान 7 से कम होता है। तो डिस्टिल वाटर का पीएच कितना होता है? 7। तो 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा जो होता है वो क्षारीय होता है। और लवण युक्त जल में विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं, जैसे कि समुद्री जल या खारा जल। तो अपना जो डिस्टिल वाटर है वो कैसा है? जो डिस्टिल वाटर है वो शुद्ध जल है, जिसमें कोई भी अशुद्धियाँ या लवण नहीं होते। तो ये लवण युक्त भी नहीं है, अम्लीय भी नहीं है, क्षारीय भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदासीन। और इसका पीएच मान कितना है? 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व जंग से सुरक्षा देता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी क्रोमियम, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम तत्व जंग से सुरक्षा देता है। क्रोमियम एक ऐसा तत्व है जो स्टील में मिलाकर उसे जंग से बचाया जाता है और उसे अधिक कठोर और मजबूत बनाता है। स्टेनलेस स्टील में आमतौर पर 10 से 20% क्रोमियम होता है, जो इसे जंग से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बात करें कार्बन की,
तो कार्बन स्टील का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन यह जंग से सुरक्षा नहीं देता है। और निकल जो है स्टेनलेस स्टील में एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन निकल भी जो है वो जंग से सुरक्षा नहीं देता है। जिंक भी जो है वो जंग से सुरक्षा नहीं देता है। तो जंग से सुरक्षा कौन देता है? क्रोमियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। अम्ल प्लस क्षार मिलकर क्या बनता है? ऑप्शन ए नमक और पानी, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और धातु, ऑप्शन सी ऑक्साइड और पानी, ऑप्शन डी गैस और धातु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नमक और पानी। जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो वे एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से नमक और पानी बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण की प्रक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए उर्वरक में, ऑप्शन बी बम में, ऑप्शन सी माचिस में, ऑप्शन डी दवा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माचिस में। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस में होता है। लाल फास्फोरस एक प्रकार का फास्फोरस है जो माचिस की तिल्लियों पर लगाया जाता है, जिससे जब माचिस को घिसा जाता है तो यह जलने लगता है और आग लग जाती है। उर्वरक में फास्फोरस का उपयोग उर्वरक में भी किया जाता है, लेकिन लाल फास्फोरस का उपयोग नहीं किया जाता है। बम में भी फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, लेकिन लाल फास्फोरस का उपयोग नहीं किया जाता। और दवा में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, लेकिन लाल फास्फोरस का उपयोग नहीं किया जा सकता। लाल फास्फोरस का उपयोग केवल और केवल माचिस में किया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए लोहे में जंग लगना, ऑप्शन बी दूध का फटना, ऑप्शन सी मोम का पिघलना, ऑप्शन डी रोटी बनना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोम का पिघलना। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, केवल उसकी अवस्था या रूप बदलता है। जिस परिवर्तन में रासायनिक संरचना नहीं बदलती, केवल उसका अवस्था बदलता है, वैसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो जब मोम पिघलता है तो उसका रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसका केवल अवस्था में परिवर्तन होता है। मोम ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलती है। ठीक है, यदि बात करें ऑप्शन ए लोहे में जंग लगने की, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहे की रासायनिक संरचना बदलती है और वह जंग में बदल जाता है। यदि बात करें दूध का फटने का, तो दूध का फटना यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध की रासायनिक संरचना बदलती है और वह फट जाती है। और रोटी बनने की यदि बात करें तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि आटे की रासायनिक संरचना बदल जाती है, जिससे रोटी बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मोम का पिघलना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का pH कितना होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का pH मान लगभग 1 होता है। यह एक अम्लीय पदार्थ है, इसलिए इसका pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम कितना? लगभग 1 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता? ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए घोंघा, ऑप्शन बी तितली, ऑप्शन सी गोरैया, ऑप्शन डी सलग यानी मौत।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोंघा। घोंघा में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। घोंघा में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान, आहार। तितली में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है, जैसे कि अन्य अधिकांश जीवों में होता है, सेम वैसा ही तितली का भी होता है। गौरैया का भी लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है, जैसे कि अन्य सभी जीवों में होता है, जैसे अन्य पक्षियों में होता है। और शलभ यानी मॉथ में भी लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से होता है, जैसे कि अन्य सभी जीव में होता है। लेकिन घोंघा का लिंग निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता। घोंघा में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि तापमान, आहार इत्यादि। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी गैस गुब्बारे भरने में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारे भरने में प्रयोग होती है। हीलियम एक हल्की और सुरक्षित गैस है जो गुब्बारों को उड़ाने में मदद करती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। न्यूलैंड्स के अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? ऑप्शन ए लिथियम और सोडियम, ऑप्शन ए सोडियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन थर्ड हाइड्रोजन और थोरियम, ऑप्शन फोर्थ कैल्शियम और क्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम और सोडियम। न्यूलैंड्स के अष्टक में लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए थे। न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होते हैं। यदि बात करें ऑप्शन दूसरा सोडियम और मैग्नीशियम का, तो सोडियम और मैग्नीशियम के गुण समान नहीं है, क्योंकि सोडियम एक क्षार धातु है जबकि मैग्नीशियम एक क्षारीय मृदा धातु है। अब बात करें हाइड्रोजन और थोरियम की, तो इनके भी गुण समान नहीं है। हाइड्रोजन एक अधातु है जबकि थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है। अब बात करते हैं कैल्शियम और क्लोरीन की, तो ये भी समान गुण नहीं रखते आपस में, क्योंकि कैल्शियम एक क्षारीय मृदा धातु है जबकि क्लोरीन एक हैलोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिथियम और सोडियम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? ऑप्शन ए कॉन्डोम का उपयोग, ऑप्शन बी कॉपर टी का उपयोग, ऑप्शन सी सर्जरी, ऑप्शन डी गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर टी का उपयोग। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कॉपर टी का उपयोग है। कॉपर टी एक प्रकार का गर्भ निरोधक उपकरण है जो गर्भाशय में लगाया जाता है और शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकता है। कॉपर आयन शुक्राणुओं के लिए विषाक्त होते हैं और उनकी गतिशीलता को कम कर देते हैं, जिससे वे अंडे तक नहीं पहुंच पाते। यदि बात करें कॉन्डम की, तो कॉन्डम एक बाधा गर्भ निरोधक है जो शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकता है, लेकिन यह गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाता नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन थर्ड सर्जरी का, तो सर्जरी एक स्थायी गर्भ निरोधक विधि है जिसमें पुरुष या महिला की नसबंदी की जाती है, लेकिन यह गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के
फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती नहीं है। अब बात करते हैं गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। तो गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग हार्मोनल गर्भ निरोधक होती है जो अंडे की रिलीज को रोकती है, लेकिन यह गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती नहीं है। फेगोसाइटोसिस को कौन बढ़ाता है? कॉपर टी का उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? ऑप्शन ए पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, ऑप्शन बी सोडा पल्प प्रक्रिया में, ऑप्शन सी कई रासायनिक अभिक्रियाओं में, ऑप्शन डी कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कई रासायनिक अभिक्रियाओं में। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने, सोडा पल्प प्रक्रिया में और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरणकारी अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, लेकिन यह कई रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस में पदार्थ का द्वितीयक स्वरूप दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए बोहर आरेख, ऑप्शन बी डी ब्रोगली की अवधारणा, ऑप्शन सी रदरफोर्ड का प्रतिरूपण, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी ब्रोगली की अवधारणा। डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि पदार्थ के कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये हुआ द्वितीयक स्वरूप की। ऑप्शन फर्स्ट की यदि बात करें बोहर आरेख, तो बोहर आरेख जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरचना को दर्शाता है, लेकिन यह पदार्थ के द्वितीयक स्वरूप को नहीं दर्शाता। यदि बात करें रदरफोर्ड का प्रतिरूपण का, तो रदरफोर्ड का प्रतिरूपण परमाणु के नाभिक की खोज को दर्शाता है। और यदि बात करें ध्रुवीकरण की, तो ध्रुवीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के अणुओं को एक दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डी ब्रोगली की अवधारणा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गार्ड कोशिकाएं किस प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी परिसंचरण, ऑप्शन सी भोजन का परिवहन, ऑप्शन डी उष्णोन्मुखी गति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी वाष्पोत्सर्जन। गार्ड कोशिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं। गार्ड कोशिकाएं पत्तियों की सतह पर स्थित होती हैं और वे स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती है। जब गार्ड कोशिकाएं पानी से भर जाती है तो वे फूल जाती है और स्टोमेटा खुल जाता है, जिससे क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। जब गार्ड कोशिकाएं पानी की कमी के कारण सिकुड़ जाती है तो स्टोमेटा क्या होता है? बंद हो जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गार्ड सेल्स बोलते हैं। जैसे ये पत्ती है और ये पत्ती के सतह पर गार्ड सेल्स पाए जाते हैं। जब पानी बहुत ज़्यादा आता है और स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो जब पानी ज़्यादा आता है तो ये कैसे हो जाता है? फूल जाता है। जब ये फूल जाता है तो फूल के इसका मुंह खुल जाता है और स्टोमेटा खुल जाता है। जब ये फट जाती है तो स्टोमेटा खुल जाता है और स्टोमेटा खुलने के बाद क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। और जैसे पानी वाष्पोत्सर्जन के थ्रू बाहर चला जाता है तो ये फिर से सिकुड़ जाता है और स्टोमेटा यानी रंध्र क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा है और यहाँ पास में क्या पाया जाता है? गार्ड सेल। ठीक है, ये ऊपर सतह में क्या पाया जाता है? गार्ड सेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से
किस कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तापमान पर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसके तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता एक पदार्थ की आंतरिक विशेषता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। यह तापमान के साथ बदलती है, लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई या प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तापमान पर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन सेकंड वाट सेकंड, ऑप्शन थर्ड किलोवाट घंटा, ऑप्शन फोर्थ जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आए होंगे, क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होंगी। आपकी अच्छी भविष्य की कामना करते हुए आज की क्लास को मैं यहीं तक रखती हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।